हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि जिसमें सबसे मेन जो टॉपिक है वो रहेगा आपका मोशनल ईएमएफ। इसी के जो सब पार्ट है मोशनल ईएमएफ, करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, power delivered by the external force and power dissipated as joule loss। ये जो टॉपिक हैं ये आपके मोशनल ईएमएफ के सब पार्ट हैं। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी रिलेशन है, या हम ये कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में आपके काम आती है। रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी हमने देखा इंड्यूस्ड करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर तो रिलेशन निकाल देते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो आई को रिप्लेस करना पड़ता है Q/T में। अगर टाइम गिवन ना हो तो उस जगह पे फिर चार्ज की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं बन पाता। तो वहीं यहाँ से एक रिलेशन बनेगी जिसमें हम बिना टाइम का यूज़ किए इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए वन बाय वन सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है मोशनल ईएमएफ। देखिए नाम से पता चल रहा है किसी न किसी के मोशन के कारण ईएमएफ का इंड्यूस्ड होना। यानी हमारे पास कोई एक कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे, क्या करवाएंगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे, तो ये तो आपको पता है कि ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी क्लोज्ड सरफेस की, है ना, तभी तो हम एरिया लेंगे। तो क्लोज्ड सरफेस हम लेके चलेंगे एक पर्टिकुलर शेप, और वो भी किसकी, कंडक्टिंग वायर्स की। उन कंडक्टिंग वायर्स की एक आर्म आपकी मूवेबल होगी और उस आर्म को हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जैसे वो जो मैं कह रहा हूँ एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो वो उस लूप की या उस एरिया की क्या रहेगी, एक आर्म रहेगी, और उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे। देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दैट कोइल इज चेंजेस and EMF is induced, and the EMF induced in this case is known as motional EMF। उसी को क्या बोल लेंगे, मोशनल EMF हम बोल लेंगे। तो नोट कर लीजिए जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या बनेगी। द EMF induced across the ends of a conductor due to its motion in magnetic field is known as motional EMF। चलिए इसका डेरिवेशन हम कर लेते हैं, शुरू करते हैं। लेट अस कंसिडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्योंकि आप किस में कर रहे हो, नोटबुक में, तो क्या लिखोगे, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, जिसकी डायरेक्शन है जो आपका प्लेन है नोटबुक के पेपर का, उसके परपेंडिकुलर। क्रॉस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये मैंने क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक कोइल या एक कोई सरफेस लेके चलता हूँ इस तरह से। ये मैंने एक सरफेस ले लिया, इसमें ये एक आर्म है जो कि मूवेबल है, जिसको नाम मैंने PQ दे दिया है, और बाकी जो बचे इनको नाम R एंड S दे दिया है। सपोज दिस लेंथ इज L। ये मैंने क्या माना, R और S की वैल्यू L मान ली है, और जो आपके अंदर लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो मैं मान के चल रहा हूँ किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे x होगी, और ये आपका मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए कोइल PQRS हैविंग मूवेबल आर्म PQ विद ए रेजिस्टेंस ऑफ R, जिसका रेजिस्टेंस ये जो है ना, जो PQ है ना, केवल PQ
आर्म, रेजिस्टेंस क्या मान के चल रहा हूँ मैं, इज आर, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग आर्म्स इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू पी क्यू। पी क्यू के कंपेयर में बाकी आर्म्स का रेजिस्टेंस हम क्या लेके चल रहे हैं, नेग्लेजिबल लेके चल रहे हैं। सपोज द आर्म पी क्यू इज मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम आप पेपर में ऐसे बैठ के लिखोगे तो क्या होगा आपका, राइट टू लेफ्ट एज शोन इन फिगर, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विद वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द लेंथ इनसाइड द कंडक्टर, मूवेबल कंडक्टर इज x। जो आपका मूवेबल कंडक्टर है इसके इन साइड में, ये तो हो गया इधर जैसे मूव करेगा तो इधर भी तो लेंथ बचेगी, वो तो हो गया आउटसाइड, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसको इस साइड में मूव कर रहे हैं तो ये जो लेंथ होगी इन साइड टू द मूवेबल कंडक्टर। तो ये हमने क्या मान ली है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर x मान ली है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया। अब हम इसके अंदर रूल लगाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, बी ए कोस थीटा। वी नो दैट फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर, ये आपके पास एरिया जो है ये ऐसे रखा है, तो इसके आप क्या करोगे, जो एरिया वेक्टर होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सरफेस होता है उसके हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर भी इस फील्ड के परपेंडिकुलर। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रहेगी आपकी 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 0 डिग्री। हैंस हेयर फाई इज इक्वल टू बी ए। ए इज द एरिया, इस जो आपके पास पी क्यू आर एस लूप बनेगी तो वो एरिया आपका क्या रहेगा, देखिए बी तो मैं मान के चल रहा हूँ बी रहेगा मैग्नेटिक फील्ड तो, लेकिन ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं, एरिया है ना, एरिया उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर अलग अलग होगा। तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इनसाइड लेंथ मैंने क्या मानी है x, उस टाइम पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी l इंटू एक्स। यहाँ पर आप लिख दोगे a इज इक्वल टू एल इंटू एक्स। ये हमने यूज कर लिया है। तो ये अपने पास बन गया एक फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स। अब उसके बाद हमें तो निकालना होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसके लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। यही होता है क्या फॉर्मूला। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ फाई, यहाँ पे फाई की वैल्यू रख दीजिए। तो अपने पास फाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख के चलेंगे तो जो आपका रिजल्ट है वो क्या रहेगा देख लीजिए। फाई की वैल्यू अपने पास है बी एल एक्स, तो बी और एल को मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, बी और एल को। ये एक्स क्या है, एक डिस्टेंस है जो कि कवर कर रहा है ये कौन, ये एक्स क्या रहेगा, एक डिस्टेंस रहेगा जो कि वी वेलोसिटी से कवर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी, है ना, ऐसा ही है ना। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो ये आ गया आपके पास माइनस की जगह, चलो प्लस कर देता हूँ, अभी बताते हैं क्यों कर दिया, बी एल वी। ठीक है, ये क्यों कर दिया, सपोज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी, ये हम मान के चल लेते हैं। सपोज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी। तो यहाँ पे अगर हम डी एक्स बाई डी टी की जगह पे माइनस वी रखेंगे तो एक माइनस बाहर है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा बी एल वी। तो मोशनल ईएमएफ के लिए अपने पास फॉर्मूला आ गया है बी एल वी। दिस इज द मोशनल ईएमएफ। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना था इंड्यूस्ड करंट, यानी इससे जो आपकी जो कोइल है इसमें करंट सेटअप होगा। क्या सेटअप होगा? करंट इंड्यूस्ड इन द लूप होगा कि नहीं होगा? व्हाट इज इट्स डायरेक्शन और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? ईएमएफ की डायरेक्शन क्या रहेगी, या इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ओब्लिक करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो सभी यहीं पे वीडियो को पॉज करके और इसके ऊपर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाइए एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो शायद तो सभी ने कर लिया होगा। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि राइट हैंड रूल कैसे लगेगा। तो ये है मेरा राइट हैंड, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 है ना, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप क्या कर लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए। ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की शुरुआत होती है थंब से। फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। क्लियर है? फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? जिस साइड में आपका कंडक्टर मूव कर रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? फोर्स की डायरेक्शन होगी ये। क्लियर? अंगूठे को मैंने सेट किया इधर ऐसे, उसके बाद सेकंड जो उंगली है वो क्या बता रही है, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ध्यान से देखिए दोनों सही है। तो थर्ड फिंगर आपको क्या बताएगी? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो उंगली को सीधा कर लीजिए नीचे, तो ये आपकी कहाँ आ रही है? पी से क्यू। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो रहेगी आपकी पी से क्यू। अब डेफिनेटली कैसे मूव करके आएगा? ऐसे, पी क्यू आर एस, ऐसे आपका डायरेक्शन रहेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की या इंड्यूस्ड करंट की। ये इतना क्लियर हुआ। चलिए अब 1 बाय 1 एक एक हम डिस्कस कर देते हैं। करंट देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे V की जगह पे अपने पास है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो अपने पास I इज इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा। E है यहाँ पे मोशनल ईएमएफ जो कि BLV है, इट मीन्स I इज इक्वल टू BLV अपॉन R and its direction in this loop is along PQRS। ठीक है, P से क्या हो जाएगा, Q से R जाएगा, R से S जाएगा, ये डायरेक्शन रहेगी करंट की। बताइए ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई? होगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपने पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स की बात करूँगा तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा? वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये मेरे पास फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है? बस कुछ नहीं, यहाँ पे I की वैल्यू जो कि इंड्यूस्ड करंट है उसकी वैल्यू इसके अंदर रख दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वो आपका थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। क्लियर है? थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 90 डिग्री। किस किस के बीच में होती है ये पता है ना? वो पढ़ा था कहीं ना कहीं, BLV साइन थीटा। फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? V क्रॉस B करते हैं। तो V आपका इधर और B किधर? इधर। तो ये एक तो डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, वो था आपका थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखूँगा। तो मेरे पास F इज इक्वल टू क्या आ गया? ILB। नाउ इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट है इसको नाम दे दीजिए। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड वी कैन राइट F इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या है यहाँ पे? BLV अपॉन में R, BLV इंटू LB अपॉन R। तो आप क्या लिख सकते हो? F इज इक्वल टू B स्क्वेयर L स्क्वेयर V, B स्क्वेयर L स्क्वेयर V अपॉन R। ये मेरे पास आ गया फोर्स। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास? B स्क्वेयर L स्क्वेयर
V अपॉन R। ये मेरे पास फोर्स आ गया। नेक्स्ट है पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो पावर का एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, 9th क्लास में डेरिवेशन आता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। डेरिवेशन मैं नहीं करवाऊंगा, याद आपको रखना पड़ेगा। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये हो गया, ये हो गया। तो नेक्स्ट है आपका पावर। पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ इंटू वी। तो आपको साफ साफ पता है क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड वी कैन राइट पी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर। दिस इज पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट। उसके बाद आपके पास आता है जूल हीटिंग, या जो आपका लॉस ऑफ पावर जो होता है वो आपका कितना रहेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका आई स्क्वेयर आर। क्या होता है फॉर्मूला, आई स्क्वेयर आर। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे आप रख दीजिए, हटा देता हूँ इन सभी को मैं। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, जूल हीटिंग, जूल लॉस, लॉस इन पावर, है ना, पी जे के नाम से लिख देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। आपने पढ़ रखा है, 10th क्लास में भी पढ़ा था और 12th में भी आपने पढ़ा है। तो ये होता है आई स्क्वेयर आर। बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड वी कैन राइट, इन सभी का क्या करके लिख दीजिए, यहाँ पे स्क्वेयर करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हर लिखें, यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड वी कैन राइट P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ऐसा लिखने के बाद आप क्या करोगे, I की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से यहाँ रख दीजिए, क्या आएगी, ये आ जाएगी, और इनटू में क्या करोगे R, इस R से स्क्वेयर कैंसिल। तो क्या आ गया रिजल्ट आपके पास, इज इक्वल टू P। ये आपके पास रिजल्ट आ गया है P J। तो आप देख रहे हो जो आपका पावर डिलीवर्ड है और लॉस है वो दोनों आपके क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट, यानी बहुत से पेपर में ये आर्टिकल और एक छोटा सा न्यूमेरिकल 5 मार्क्स में आते हैं। कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। ऐसा कोई आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना मिले। यानी यहाँ से एक क्वेश्चन 100% फाइनल एग्जाम में आना ही आना है। तो बहुत इजी है, बस आप रूल को अप्लाई करना सीखिए। देखिए कोई भी टॉपिक है वो क्लियर तभी होगा, केवल वीडियो देखने से या लिखने से क्लियर नहीं होता है। जब तक आप उस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो टॉपिक आपका अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो आप इस टाइप के या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आप सोल्व कीजिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद जो बुक है आपकी उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो पहले मैं आपको एक टॉपिक छोटा सा और बचा है जो रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो करवा देता हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपको ऐसा नहीं बचेगा जो आपको ना आए, ठीक है। तो देख लेते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए टॉपिक आपका है रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो देखिए आप सभी को पता है E इज इक्वल टू डी की जगह, चलिए टोटल चेंज की ले लेते हैं, डी की जगह पे क्या लेते हैं, डेल फाई अपॉन में डेल टी। ये फॉर्मूला हमें पता है कि E इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में टाइम होता है आपका चेंज इन टाइम। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन और भी पता होनी चाहिए, वी नो दैट I इज इक्वल टू, बहुत बार कर चुके, E बाई आर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसकी जो वैल्यू है E की वैल्यू यहाँ पे रखना चाहूँ तो ये बन रहा है डेल फाई बाई डेल टी इंटू में आर। वी नो दैट I इज इक्वल टू टोटल चेंज इन चार्ज अपॉन में टोटल चेंज इन टाइम डेल टी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड and this one is first. Now by using equation first and second we can write
नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट, आई की जगह पे क्या रख दूंगा ये, और इसको मैं क्या रख दूंगा एज इट इज, इसके इक्वल रख दूंगा। तो देखिए ये वैल्यू उठा के यहाँ रखता हूँ आई की जगह पे, तो ये है आपका डेल क्या हुआ अपोन में डेल टी, और विच इज इक्वल टू डेल फाई अपोन में डेल टी इंटू में आर। इस डेल टी से ये डेल टी कैंसिल, इस डेल टी से ये डेल टी हुआ आपका कैंसिल। भाई 1 मिनट देखना, यहाँ पे ये ई बाई आर था, मैंने इनटू में आर कर दिया, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये 1 बाई आर आएगा, ठीक है। तो ये आपका है 1 बाई आर, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है। तो हमें निकालना था चेंज इन चार्ज विच इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये आपकी यूज होनी होती है, ठीक है। तो अभी तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ही कम ही हुई है, एक टॉपिक और कर लेते हैं। देखिए वो जो टॉपिक है वो ये है कि ऐसे कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे मोशन जो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कोयल के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो चेंज है लिख लीजिए, मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल। तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं वो सारे हम डिस्कस कर लें। बहुत इजी सा टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ इस वीडियो में, नहीं तो अगर ये थोड़ा बहुत भी हार्ड होता तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता। बहुत ज़्यादा इजी है, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसंट्रेशन से वीडियो भी देख लिया तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल, यानी हम कह सकते हैं मेथड ऑफ चेंजिंग टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल। तो सबसे पहला मेथड आप सभी को पता है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखा था ना, या तो मैग्नेट को कोयल की तरफ मूव करवाओ या कोयल को मैग्नेट की तरफ, या इन दोनों के बीच में गैप बढ़ाओ, यानी रिलेटिव मोशन बिटवीन कोयल एंड मैग्नेट, है ना, उससे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो सकता है। तो ये क्या था बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या था रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कोयल। ये मेथड आप सभी ने सीख लिया। चलिए सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड अभी आपने सीखा है क्या, BLV साइन थीटा। क्या था वो आपका मोशनल ईएमएफ। कैसे किया था, बाय मूविंग द कंडक्टर ऑन कंडक्टिंग रेल्स इन मैग्नेटिक, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कर देता हूँ, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है कि नहीं, कंडक्टिंग रेल समझ गए ना, जो मूव करवाने का जो तरीका है वो किस पे होना चाहिए, इन कंडक्टिंग, ये जो ये हैं ये कंडक्टिंग रेल्स बनेंगी, समझ गए। ट्रेन जिससे ट्रैक पे चलती है उसको क्या बोलते हैं, रेल बोलते हैं। तो ये आपकी क्या है, रेल्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आया था, आपका तरीका क्या आया था, BLV, ये आपके पास रिजल्ट आया था इंड्यूस्ड ईएमएफ का BLV। क्लियर है। तो ये दो तरीके आप कर चुके हो। थर्ड जो इसका मेथड है वो क्या हो सकता है बताइए। देखिए हमने कोई भी सरफेस है या किसी एरिया को किस में रखना होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना होता है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस कोयल के रेस्पेक्ट में अगर चेंज होगा तो क्या कह सकते हैं हम कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल इज चेंजेस। तो उस कोयल का क्या भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो कैसे हो सकता है वो चेंज कैसे आपका हो सकता है। तो
जो आपका एरिया है, देखिए यहाँ पे जो ये है ना, बाई मूविंग द कंडक्टर रेल्स, और इसमें जो इमोशनल ईएमएफ आया, इसका अगर हम रिज़ल्ट देखें तो क्या आया है, रिज़ल्ट देखें तो हमने क्या किया है, एरिया को चेंज किया है, चेंज इन एरिया क्या किया है, बाई चेंजिंग, बता रहा हूँ मैं, आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी, बाई चेंजिंग एरिया, यानी एरिया को किसी मेथड से चेंज, क्योंकि एरिया को चेंज करने का मेथड और भी हो सकता है। मान लिया ये बॉक्स है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपका, और यहाँ पे ये है मेरे पास कोयल, है ना, ये कोयल है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड, सपोज ये जो कोयल है वो इस तरह की है कि ये बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो सपोज ये बैलून है एक, और बैलून में अगर हवा भरेंगे तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा और निकाल देंगे तो कम हो जाएगा। तो एरिया तो ऐसे भी चेंज हो सकता है, और ऐसा न्यूमेरिकल आपको मैं दिखाऊंगा, आपकी बुक में दे रखा है कि इस तरह की सर्कुलर कोयल है और उसके एरिया को ऐसे यानी यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो ऐसे करके भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मेनली इसमें क्या चेंज हुआ है, कंडक्टर जिसमें मूव किया है इसमें एरिया ही तो चेंज हुआ है, तो एरिया तो किसी और मेथड से भी चेंज हो सकता है कि नहीं। तो आपका जो ये मेन रहेगा इसका आप कह सकते हो बाय चेंजिंग द एरिया। तो पहला क्या रहा, बाय रिलेटिव मोशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, बाय चेंजिंग एरिया, जिसका एक एग्जांपल आप मोशनल ईएमएफ दे सकते हो। उसके बाद है थर्ड, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कोइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो आपकी कोइल थी, जो आपका एरिया था या कोई सरफेस था, उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करके। अब ये ओरिएंटेशन क्या होती है, देखिए ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये फिक्स है, मार्कर क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये फिक्स है। ये मेरे पास जो कोइल थी इसके अंदर रखी थी, ये होगी इसकी एट प्रेजेंट पोजीशन, है ना। तो अब इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये इसकी ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड है, कि अब इसमें इतना एंगल है, ये पोजीशन है, या इसके अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। तो ये इसकी ओरिएंटेशन होगी, या मेनली ओरिएंटेशन का मतलब है इसकी पोजीशन होगी मैग्नेटिक फील्ड में, कि मैग्नेटिक फील्ड से इतना ऊपर, इतना नीचे, इतना इधर, इतना उधर, जो भी है वो इसकी पोजीशन होगी, ओरिएंटेशन होगी। अब इसकी ओरिएंटेशन को मैं चेंज करता हूँ, ओरिएंटेशन को चेंज करता हूँ, यानी यहीं की यहीं मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देता हूँ, या ऐसे कर देता हूँ, या ऐसे कर देता हूँ। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ। तो इस मेथड का नाम है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कोइल और सरफेस, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू, या बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ ए सरफेस और कोइल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसको चेंज कर दूं मैं, उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर दूं, तो इसको क्या बोल देंगे, कि हमने ईएमएफ को इंड्यूस कर दिया। तो टोटल अपने पास 3 मेथड हुए हैं। तीसरे मेथड में जो आपका रिजल्ट आया है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कोशिश करते हैं इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज करने की, है ना। देखिए आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर की हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ और आई होगी कि ये कोइल है मैग्नेटिक फील्ड में 25 रोटेशंस पर सेकंड से मूव कर रही है ना, और फिर उसमें ईएमएफ इंड्यूस करवा के देख रहा है। तो वही जो क्वेश्चन है वो इस मेथड से आपका सोल्व हो जाएगा। तो देखिए आप सभी को पता है E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है। यहाँ पे जो आपका एंगल है, मान लेते हैं वो एंगल आपका क्या है, थीटा होता है, या अगर मैं फाई की बात करूँ तो वो होता है BA कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब देखिए यहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल, और अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड लेके चलूँ ऐसे, और इसमें ये है मेरे पास एक ऐसे करके कोइल है। अब मैंने एंगल ले लिया इसका कि आपका कोई भी एंगल है, और उसके बाद इसकी पोजीशन को चेंज किया इसके अंदर, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, इसके अंदर चेंजमेंट किया। तो चेंजमेंट किया, जो चेंज हुआ है वो कितने एंगल का हुआ है, थीटा एंगल का हुआ है। कितने एंगल का चेंज हुआ है, यानी पहले एंगल यानी आपका मान लिया 60 डिग्री, और अब थोड़ी देर बाद हो गया है ये 90 डिग्री। तो जो चेंजमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 30 डिग्री।
तो ये जो चेंजमेंट हुआ है इसको एंगल नाम दे रहे हैं थीटा। तो यानी ये थीटा क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैं एंगुलर, ये रोटेट कर रहा है तो इसे कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी, और रोटेटिंग वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। सपोज दैट एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा और विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी थीटा अपॉन में टी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो फाई इज इक्वल टू बी ए कोस ओमेगा टी। ये मेरे पास रिजल्ट बन गया। नाउ ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें तो निकालना क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, फाई इज इक्वल टू डी, किसका डिफ्रेंशिएशन, बी ए कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में डी टी, है ना। ये मेरे पास आ गया है। अब मेरे को इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कोस का क्या होता है, कोस का होता है आपका माइनस ऑफ साइन। कोस का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन। तो ये आपका इधर तो माइनस होता ही, आप सभी को पता है पहले से, तो इधर आपका माइनस आएगा। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो डिफ्रेंशिएशन में ये माइनस हो गया ख़त्म, है ना। कोस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस ऑफ साइन। तो आपके पास ई की जो वैल्यू है, माइनस हटा दूँ ना, कोस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो अब मैं क्या करूँगा, बी ए साइन ओमेगा टी, ये तो हो गया इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब ओमेगा का जो एंगल है इसका करना है ओमेगा टी, है ना। तो ओमेगा टी का क्या आएगा, ओमेगा, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू ये आ गई है, ई इज इक्वल टू ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है। डायरेक्ट कई जगह पे आपका ये फॉर्मूला भी यूज हो जाता है, और कई जगह पे इसको और आगे कन्वर्ट भी करवा लेते हैं। तो और आगे अगर कन्वर्ट करवाएं तो ये हो सकता है कि आपको जो वैल्यू है ओमेगा टी की ये बता दी जाए कि सपोज ओमेगा टी इज़ 90 डिग्री, सपोज ओमेगा टी 0 डिग्री, या जो भी है, जो भी वैल्यू आपकी बताई जाएगी वो यहाँ पे रख ली जाएगी। सपोज ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक बार के लिए मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1, देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू, दिस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी जो एप्सिलॉन जो है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इज मैक्सिमम व्हेन ओमेगा टी इज मैक्सिमम, या साइन ओमेगा टी इज मैक्सिमम, एंड साइन ओमेगा टी इज मैक्सिमम व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नोट कर लीजिए, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम इफ साइन ओमेगा टी इज मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, और आप सभी को पता है साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब रहेगा, व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड विच इज इक्वल टू 1। देयरफॉर दिस, यानी मैं कह रहा हूँ कि ई अगर मैक्सिमम है तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, ई नोट से। अगर आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैक्सिमम वैल्यू आई तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, ई नोट, और विच इज इक्वल टू बी। क्लियर है। आपके पास ये वैल्यू आ गई है इसके। तो मेन रिजल्ट आपके पास आ गया है। ये तो है एक टर्न के लिए। अगर टर्न आपके ज़्यादा हो तो वहाँ पे एन भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप देखोगे जो आपके पास जो भी बुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें एन का यूज़ ज़रूर करके दिखा रखा होगा। आप देख लीजिए, ज़रूर करके दिखा रखा होगा, क्योंकि एक टर्न के लिए नहीं करते हैं। तो ये है आपका सिंगल टर्न के लिए, फॉर सिंगल टर्न इफ़ एन नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर देन इट इज़ इक्वल टू एन ए ओमेगा बी। आपका ये रिजल्ट भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है, सिंगल के लिए, ये एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। क्लियर है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। कई जगह पे ये ओमेगा है, ये आपका गिवन नहीं मिलता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूज़ करवा देते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू भी आप रख सकते हो, और 2 पाई एफ के नाम से भी आप रख सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला और आप बना सकते हो। क्लियर है। तो
आपकी बुक में शायद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन टॉपिक्स के बाद आपके आ चुके हैं। तो पहले वीडियो को कंसंट्रेशन से देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। यानी पहले वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद आपको बुक की हेल्प लेनी है, बुक की हेल्प लेने के बाद आपको नोट करना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर मेरे से डिस्कस करना है। ऐसा करने के बाद फिर आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितनी भी हैं सारी आपको सोल्व करनी है, ऐसा नहीं है किसी को छोड़ दें किसी को कर लें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छा आपका उस टॉपिक के ऊपर पकड़ बनेगी, या आप कह सकते हो कि ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी बच्चे मेरे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करके भेजें, अदरवाइज़ हमें फिर दोबारा विजिट लेनी पड़ेगी। और अब की बार हम अपनी नोटबुक में नोट करके लेके आएंगे कि इस दिन आपने नहीं भेजा तो कारण बताइए, और आपके घर वालों के सामने बैठ के ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि उस दिन बताइए आपका बच्चा कहाँ गया था या क्या कर रहा था। मैं बिल्कुल, आपको ये ज़रूर पता है कि आपको एक बार के लिए ये ज़रूर लगता है कि मैं ऐसी बकवास कर रहा हूँ, ऐसी झूठ बोलने लग रहा हूँ, लेकिन ये 100% श्योर है कि ऐसा करके दिखाएंगे, क्योंकि विजिट तो हमारी होनी है, विजिट होनी है, ये काम हम नोटबुक में नोट कर ही रहे हैं, तो फिर हमें अलग से कोई काम करना है ही नहीं। आपके पेरेंट्स को बुला के बैठा के और उनके साथ डिस्कस कर देंगे कि ये देखिए इस तरह से ये काम आपका किया है, और ये मैंने बता दिया नेक्स्ट विजिट PCM की होगी। तीनों टीचर हम साथ आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। और जिनके पास बायो है उनके पास बायो की मैडम भी हम लेके आएंगे, ये बता देता हूँ। और एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से चेक करनी है, क्योंकि कई बच्चे अभी जो इंटेलिजेंट तो हैं लेकिन फिर भी पता नहीं माइंड किस तरफ जा रहा है, इधर उधर से करके और नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन से वीडियो देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।